कि दिल्ली का सीएम कौन कुछ समय पहले एक इंटरव्यू सुना होगा केजरीवाल जी का, वहाँ कह रहे हैं हमारा चुनावी मुद्दा है ही नहीं यमुना। क्या जनता हमेशा पार्टियों के द्वारा मूर्ख बनाई जाती है? बोल तो रहे 5 साल और दिन। ये हमेशा बोलेंगे, ये आपसे ऐसे ही बोलेंगे, कह रहे हैं कि आज हमें यमुना साफ करने के लिए दीजिए। अरे भैया कितना समय देंगे आपको? आपको क्या माहौल लग रहा है कि दिल्ली चुनाव में इस बार जो रिजल्ट आने वाले हैं वो क्या होगा? इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। दिल्ली में जब भाजपा आती है तो दिल्ली में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि दिल्ली का दिल कहा जाता है कैन नॉट प्ले सीपी, उसके अंदर ये फ्री वाईफाई नहीं दे पाए, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां रही है वहां सुशासन का काम किया गया है, स्वच्छता पे काम किया है। मोदी, आपको एक बात और बता दूं, केजरीवाल ने क्लियर बोल रखा है कि दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार की कोई भी योजना को लागू नहीं किया जाए। स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी दिल्ली की, से अपने बाउंसरों से केजरीवाल ने उनको पिटवाने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं मोहित नारायण और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की बात पे। आज मैं जिनसे आपका परिचय करा रहा हूं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लाखों युवाओं के रोल मॉडल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और एक सफल उद्योगपति, टॉरस ग्रुप के चेयरमैन विनय चौधरी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका धन्यवाद हमारे साथ। और इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई कॉल यू भैया, विनय भैया, क्योंकि एक थोड़ा रिलेशन जो है वो नहीं, जरूर बाउंडेशन वो बात करने में थोड़ा सा, क्योंकि आप उम्र में भी मुझसे बड़े होंगे और मैं जिस तरीके से आपको देखता हूँ, बहुत जगह मैंने देखा है, सोशल मीडिया पे कंटिन्यू आपको देखता हूँ और आपका ऑरा जो है, जितनी आपकी तारीफें, अभी मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा कि आप क्या इसमें ये जो टॉरस या फिर जो आपके जो जितनी कंपनियां हैं, कितनी कंपनियों का नाम एक साथ ले व्यक्ति, क्योंकि आपका परिचय बहुत लंबा हो जाएगा और जो हमारी ऑडियंस देख रही है वो कहेंगे बहुत लंबा परिचय दे रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र की बात में। थैंक यू। और राष्ट्र की बात में यूजुअली हम अभी तो दिल्ली का चुनाव चल रहा है, अभी दिल्ली के चुनाव पे ज़रूर बात करेंगे। जैसे कि सभी जानते हैं कि आप राजनीति के इतने बड़े सुपरस्टार हैं, अभी उभरते हुए सितारे हैं और युवाओं में तो आपका क्रेज अलग ही है सोशल मीडिया पे, ये बड़पन है आपका। तो विनय जी, अभी हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और दिल्ली चुनाव पे बात करते हैं सबसे पहले। तो एक बीइंग अ भाजपा लीडर, आपको क्या माहौल लग रहा है कि दिल्ली चुनाव में इस बार जो रिजल्ट आने वाले हैं वो क्या होगा? इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। पिछले 13 साल के अंदर जो दिल्ली के अंदर नकारा सरकार रही है, उस सरकार को बदलने इस बार भारतीय जनता पार्टी जा रही है और पूर्ण बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और दिल्ली में अगर आप जीतते हैं, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को देखा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देखा है, दिल्ली में जब भाजपा आती है तो दिल्ली में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, दिल्ली में अभी तक मैं देख रहा हूँ पिछले 2 टर्म से केजरीवाल जी की सरकार है और केजरीवाल जी ने सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम किया है। आप देख रहे होंगे 2013 के अंदर जिस ये जन लोकपाल की एक योजना लेके आए थे, एक जन आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी थी जो हमेशा कहती थी कि हम जन लोकपाल लेके आएंगे, हम युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमें लगता था एक अधिकारी हैं जो कि एक सरकार बनाने जा रहे हैं, नेता बन के आए थे और हम सब लोगों को एक तरीके से हमें बहकाने का काम किया गया। और बीइंग अ यूथ, मैंने भी सोचा कुछ एक चेंज आएगा, कुछ बदलाव आएगा इस नेता के द्वारा, लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया। उन लोगों ने बोला कि हम बसों के अंदर मुफ्त मार्शल की सुविधाएं देंगे, महिलाओं के लिए सुरक्षा का सुविधा देंगे, फ्री वाईफाई देंगे, पूरे दिल्ली के अंदर बोला था, बिजली पानी फ्री देंगे, ये सब कुछ बोला। लेकिन आज बिजली पानी की क्या स्थिति है आप जानते होंगे। बिजली पानी की वो हालत है, आज पानी आप जब चेक करोगे, और मैं खास करके पूरी दिल्ली के उस जगह की बात कर रहा हूं जो दिल्ली के अंदर जो देहात एरिया है, उस जगह पे जब पानी आता है तो एकदम काला और गंदा पानी आता है, पीना तो बहुत दूर की बात है, लोग नहा नहीं सकते उस पानी से, वो पानी ये लोग दे रहे हैं। अगर ये बात करते हैं महिला सुरक्षा की, क्या महिला सुरक्षा की इन लोगों ने? ये बसों के अंदर फ्री मार्शल देने का काम किया था कि हम सुरक्षा के लिए मार्शल देंगे। मार्शल छोड़ो, बसों को कम करने का काम किया गया। फ्री वाईफाई देने का काम किया था। उन्होंने बोला पूरी दिल्ली को हम वाईफाई जोन कर देंगे, जिससे लोग सिक्योरिटी के माध्यम से, हम कैमरा के माध्यम से पता कर लें कि कौन गलत है कौन ठीक है। उन्होंने आज तक पूरी दिल्ली छोड़ो, एक जो कि दिल्ली का दिल कहा जाता है कैन नॉट प्ले सीपी, उसके अंदर ये फ्री वाईफाई नहीं दे पाए। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया इन लोगों ने। बोला स्कूल्स के मॉडल्स पेश किए, एक स्कूल बनाया, एक मॉडल दिखाया और सैकड़ों स्कूल की बातें ये लोग करते हैं। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम केजरीवाल ने किया है। यमुना की बात, हर चुनाव आता है यमुना की बात करते हैं कि हम यमुना इस बार साफ कर देंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं, यमुना का इनके दिमाग में कोई मुद्दा है ही नहीं, ना इनका विजन है, ना ये करना चाहते हैं। बोल तो रहे 5 साल और दिन, ये हमेशा बोलेंगे, ये आपसे ऐसे ही बोलेंगे हर बार। ये 5 साल, पहला चुनाव में 2013 के अंदर बात की, फिर 15 के अंदर बात की, फिर 20 के अंदर बात की और आज 2025 चल रहा है, तीसरी टर्म में भी ये कह रहे हैं कि आज हमें यमुना साफ करने के लिए दीजिए। अरे भैया कितना समय देंगे आपको?
आप उत्तर प्रदेश का जरा रुक कर लीजिए, पता चल जाएगा 2017 के अंदर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। उस सरकार के अंदर आप देखिए आज पूरा देश क्या पूरे विश्व की मैं बात करूंगा, हर एक व्यक्ति वहां आ रहे हैं, प्रयागराज के अंदर आ रहे हैं, वहां गंगा जी में यमुना जी में डुबकी लगा के जा रहे हैं, संगम में डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं। कितना मनमोहक दृश्य है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने करके दिया। 40 करोड़ लोग इस समय आने का काम कर रहे हैं। यहां इससे ढाई करोड़ लोग नहीं संभाले जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, और पूरी दिल्ली के मुखिया बनने का काम करते हैं केजरीवाल जी। शर्म आती है हमें कि हमने इस तरह के व्यक्ति को दिल्ली का सीएम बनाने का काम किया है। अच्छा, जिस तरीके से और जो भी भाजपा शासित राज्य है वहाँ पे हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी नमामि गंगे का जो आपकी सरकार चला रही है, तो क्या अगर दिल्ली में भाजपा आती है तो यमुना का उद्धार हो पाएगा? बिल्कुल होगा। आप ये समझिए ना, यूपी के अंदर कॉरिडोर बनाने का काम किया गया, रिवर फ्रंट बनाने का काम किया गया, वही सारी योजनाएं आएंगी, वही सारी चीजें आएंगी। आप मौका तो दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां रही है वहां सुशासन का काम किया गया है, स्वच्छता पे काम किया है। मोदी जी का तो 2014 के अंदर लाल किले का पहला भाषण था कि देश के अंदर हम स्वच्छता का माहौल बनाएंगे, और हर घर सफाई का योजना का काम मोदी जी ने किया था। खुद झाड़ू लेके निकले थे और सफाई का काम करने का काम किया था। तो स्वच्छता पे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ऐसी करेगी। लेकिन इनकी नीयत तो होनी चाहिए, नीयत करने वाले की होनी चाहिए। इनकी नीयत है ही नहीं। केजरीवाल की अगर नीयत होता, इनका विजन होता, अगर इनको काम करना होता, ये अब तक यमुना जी को साफ कर देते। क्या नहीं कर सकते? केमिकल से यमुना जी को साफ कर सकते थे, रिवर फ्रंट ला सकते थे वहां, क्या नहीं कर सकते थे? आप पहले सोच तो रखो ना, आप सोच ही नहीं रख रहे हो। अभी आपने लास्ट रिसेंटली कुछ समय पहले एक इंटरव्यू सुना होगा केजरीवाल जी का, वहां कह रहे हैं हमारा चुनावी मुद्दा है ही नहीं यमुना। आज आपका चुनावी मुद्दा यमुना नहीं, और हर साल आप 5 साल बाद आप कहते हैं कोई यमुना की सफाई कर देंगे। अरे चिंता कीजिए, उनका छठ पूजा पे मेरे पूर्वांचल के भाइयों के लिए, जब वो माता बहनें हमारे भाई आते हैं और यहाँ छठ पूजा के दिन क्या हालत होती है उनकी, आप देखते होंगे। जहरीला पानी के अंदर उनको डुबकी लगाने का काम करते हैं। ये केजरीवाल ने दिया दिल्ली को, कितना सर्वनाश करने का काम किया है दिल्ली को। मैं इसके अलावा मैं बात करूं, बाहर के लोगों को बसाने का काम किया। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को सबसे ज्यादा बसाने का काम किया है। फर्जी उनके वोटर आईडी कार्ड बनाए गए, उनको वोटिंग के द्वारा उनको मजबूत किया गया, उनको वहीं मकान दिया जा रहा है, झोंपड़ी झुग्गियां दी जा रही हैं उनको। और वो लोग क्या करते हैं, वो हमारे मिडिल क्लास के दिल्ली के लोग हैं। एलिगेशन हो जाएगा एक तरीके का। मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं वो बता रहा हूं। मैं दिल्ली का पुराना 2007 से मैं दिल्ली का निवासी हूं। मैं भले ही यूपी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं दिल्ली का निवासी हूं। पिछले केजरीवाल भी कहीं बाहर से आए, हरियाणा से आके यहाँ दिल्ली में बस गए, बोलते मैं दिल्ली वाला हूं, मैं दिल्ली वाला हूं। वो दिल्ली वाले नहीं है, वो हरियाणा से आके दिल्ली में बसे हुए हैं, वो यहाँ की राजनीति करते हैं। दिल्ली केवल सिर्फ दिल्ली वालों का नहीं, दिल्ली पूरे देश का है, और पूरे देश के अंदर हर एक राज्य से व्यक्ति यहाँ बसे हुए हैं। अपने रोजगार के लिए आते हैं, अपने व्यापार के लिए आते हैं। अच्छा, आप दिल्ली जाते हैं कभी? अभी जब मेरा तो ऑफिस दिल्ली में, तो घर दिल्ली में, तो दिल्ली में रहता हूँ। जगह जगह एक बोर्ड लगाया, उस पर लिखा हुआ है कि दिल्ली का सीएम कौन, भाजपा की तरफ से दिल्ली का सीएम प्रत्याशी कौन? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता सीएम का दावेदार है। भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता के अंदर यह बलबूता है कि वो सीएम की भूमिका अच्छे से निभा सकता है। आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी पहले से कभी डिक्लेयर नहीं करती कि कौन सीएम होगा। ये हमारा पूरा एक प्रतिनिधि मंडल होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है। उस बैठक में तय किया जाता है कि कौन इस पद के लायक सक्षम है। जो चुने हुए विधायक होंगे वो चुनेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। उन्हीं के बीच में से उनका सीएम निकल के आएगा। आप देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लो, राजस्थान का एग्जाम्पल ले लो, या आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लो। हर जगह चुनते हैं, आफ्टर इलेक्शन ही ये तय होता है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है उसके बारे में। अच्छा, जैसे दूसरी पार्टियों में पहले से तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो भाजपा में इस तरीके का कोई रिवाज नहीं है? हर पार्टी का एक रणनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि अगर पहले से डिक्लेयर आप करेंगे तो बाकी लोगों को ये ना लग जाए कि हमारे में अंदर क्या वो क्वालिटी नहीं है। क्या पता भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन उठ के, देखो एक चाय वाला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर संभव है। आप देख रहे होंगे, एक चाय वाले व्यक्ति थे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने कभी कल्पना की थी कि वो शायद कभी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? आज उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो सकता है। आप बाकी स्टेटों के लीजिए, हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी जी, कल्पना नहीं की थी उन्होंने, किसान के बालक हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। हम भजन लाल शर्मा, भरतपुर राजस्थान की बात करें, जो कि भरतपुर से हैं भजन लाल शर्मा जी, वो एक किसान के बेटे थे। जब उनके पहला चुनाव उन्होंने लड़ा विधानसभा का, पहले चुनाव में विधायक और पहले चुनाव में उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। आप मध्य प्रदेश की बात करें, मोहन यादव जी, तो इन लोगों ने कल्पना नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करती है जो कि सब लोगों के बीच में एक मैसेज जाए। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव है कि कब कौन बंदा फर्श से अर्श तक जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव है। अच्छा, दिल्ली चुनाव की बात हो, केजरीवाल की बात हो और शराब घोटाले की बात ना हो तो ये जायज़ नहीं है?
बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। दिल्ली के अंदर दिल्ली को और दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करने का, महिलाओं को बर्बाद करने का, घरों को बर्बाद करने का काम केजरीवाल जी ने किया है। ऐसी क्या योजना थी, ऐसी क्या ज़रूरत हो गई आपको कि इस तरह की योजना लानी पड़ गई कि मंदिरों के बाहर आप ठेके खोलने का काम कर रहे हो, स्कूल और कॉलेजों के बाहर ठेके खोलने का काम कर रहे हो, विश्वविद्यालयों के बाहर ठेके खोलने का काम कर रहे हो? क्या योजना, आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आप कह रहे हो 24/7 ठेके चलेंगे, 24/7 ये क्लब्स और बार चलेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हो आप दिल्ली के लिए? आप सर्व समाज के लिए बात करते हो, आप ये सोचते हो कि एक अच्छा समाज हम देने का काम करेंगे, तो वो ये अच्छा समाज होगा क्या? एक इस तरह की योजना लेके आए हो। और आज की डेट में आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा इनका जितना विधानसभा के अंदर जितने नेता हैं, इतने विधायक हैं, सारे के सारे को जेल जाना पड़ रहा है। ये आज माथा पटक रहे हैं कि हमने ये योजना क्यों लेके आए। गोवा के अंदर किसी ने इनको भ्रमित कर दिया गया कि ये योजना से आपके प्रदेश को फायदा होगा, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाया, लालच के माध्यम से ये सब काम किया, पैसे के माध्यम से ये सब काम किया गया। केजरीवाल उसमें फंसे, मुख्यमंत्री खुद उसमें फंसे, इसके अलावा मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम उसमें फंसे, बाकी और नेता भी धीरे धीरे उसमें फंस रहे हैं। इनका पूरा चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है 8 तारीख को। उसके बाद में सब जितने विधानसभा आपकी पूर्व दिल्ली की रहेंगे, ये सब के सब आपको तिहाड़ के अंदर दिखेंगे। तो ये तो एक बड़ा मतलब आप इसको धमकी, घोटाले किए गए, धमकी साफ तौर पे घोटाले हैं। आप देखिए ना, घोटालों के जिस तरीके से परत खुलती जा रही है, घोटालों के साक्ष्य सामने आते जा रहे हैं। और आप केजरीवाल की बातों में फर्क देखिए, केजरीवाल किस तरह की बातों में कुछ भी झूठ बोल रहे हैं। आज वो कह रहे हैं यमुना जी का पानी गंदा आ रहा है, सब हरियाणा के लोग जहर डाल रहे हैं। अरे मूर्ख आदमी, वो जहर डाले जा रहे हैं। हमारे सैनी साहब ने खुद पानी पिया है अभी, और अभी तक आज शायद पानी पिए हुए 7-8 दिन हो गए। वो तो आज भी हमारे प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहे हैं, वो तो कोई बीमार नहीं पड़े। तो क्यों झूठ बोलने का काम कर रहे हो आप? सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को कर रहे हैं, और शायद अब कर चुके हैं वो, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये सरकार का बदलने का समय है। अभी कुछ समय के अंदर आप देख रहे होंगे युवाओं भी, महिलाएं भी, किसान भी इस सरकार को बदलने का कन्फर्म कर चुके हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले की नहीं, अभी रिसेंटली हम भी एक बहुत बड़े नेता कांग्रेस के, उन्होंने दिल्ली के चुनाव के दौरान कहा कि केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। और कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव में हमने इन सबको साथ देखा है, और अभी जब इस तरीके की बयानबाजी होती है तो आपको क्या लगता है कि राजनीति कितने स्तर तक नीचे जा चुकी है? देखो, केजरीवाल जी जिस तरीके से एक नेता बनने का काम करते थे कि हम सब समाज का एक अच्छा नेता है, जो व्यक्ति 2013 के अंदर जब आए थे वो सिर्फ और सिर्फ एक जन आंदोलन की पार्टी थी। और उन लोगों ने क्या कहा था कि मैं इन लोगों के, शीला दीक्षित हो गई कांग्रेस के, कलमाड़ी साहब हो गए, कांग्रेस की सब पूरी बेल्ट हो गई, भारतीय जनता पार्टी की हो गई, लालू प्रसाद यादव हो गए, ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिए कि ये सारे के सारे करप्ट हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब 15 के अंदर उनको सरकार बनानी पड़ी और 20 के अंदर सरकार बनानी पड़ी, तो उनको लग रहा था कि नहीं अब कांग्रेस का साथ चाहिए हमें, तो वही लालू प्रसाद यादव के साथ में हाथ डाल के घूम रहे थे, वही राहुल गांधी के साथ में मंच पे खड़े होकर घूम रहे थे। तो ये आपकी नीति थी। आप ये सोच के क्या मैसेज देना चाहते थे समाज को भाई? युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते थे? तो क्या जनता हमेशा पार्टियों के द्वारा मूर्ख बनाई जाती है? देखो, कोशिश है, नेता का काम होता है, नेता बना रहा है। केजरीवाल ने बना के दिया ना, मूर्ख बनाने का काम किया, झूठ की राजनीति करते। आज मोदी जी पे पूरा देश विश्वास करता है। आप देखिए ना, मोदी जी जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख का इलाज मुफ्त देंगे, पूरे देश को इलाज मुफ्त दिया जा रहा है। किसान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये पर एनम हम लोग किसान व्यक्ति के खाते में अकाउंट में डाले जाएंगे, जो कि डायरेक्ट फायदा किसानों का, वो किया गया है ना। और ये सब जो हमारे वायदे हैं, ये जो हमारी नीति है, ये सब हम लोग जो दिल्ली के लोग हैं ये उससे वंचित रह रहे हैं। दिल्ली का किसान वंचित हो रहा है, मुझे पीड़ा होती है। आपको एक बात और बता दूं, केजरीवाल ने क्लियर बोल रखा है कि दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार की कोई भी योजना को लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर लागू कर देंगे तो लोगों को फायदा होगा तो वो किसका गुणगान करेंगे? मोदी जी का। क्योंकि हर जगह जब आयुष्मान योजना का आप कार्ड बनवाओगे तो मोदी जी का फोटो और प्रधानमंत्री योजना का लिखा हुआ है उसमें। वो कह रहा नहीं, इससे फायदा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का फायदा नहीं होना चाहिए। मतलब वो इतना गिरा हुआ व्यक्ति है राजनीति के अंदर कि वोटर का फायदा ना हो जाए। आयुष्मान योजना लागू नहीं की उन लोगों ने, किसान सम्मान निधि लागू नहीं होने दी है दिल्ली के अंदर। ये दुख होता है, बीइंग ए किसान परिवार से आता हूं मैं, तो मुझे दुख होता है इस बात को जानते हुए। और जब आप कह रहे हैं कि 8 तारीख को भाजपा की सरकार दिल्ली में बन रही है और डबल इंजन की सरकार होगी, तो क्या ये बदलाव देखने को मिलेंगे? दिल्ली की जनता को उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप देख रहे हो, आप सुशासन की राजनीति जहाँ जहाँ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं करंट एग्जाम्पल आप दिल्ली से लगा हुआ उत्तर प्रदेश है, क्योंकि आप नोएडा से रास्ते में आप पूरा लखनऊ तक जाओगे, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखोगे एक लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का काम किया गया। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश देख लेना,
बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, शाम को 6 बजे के बाद बेटियां को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। अगर व्यापारी अपनी दुकान बढ़ा के जब घर जा रहा होता था, उसकी वाइफ चिंता कर रही होती थी कि उसका थैला तो नहीं छीन लिया जाएगा। स्कूल के अंदर जब स्कूल के बच्चा जब जा रहा होता था, स्कूल से लौटते टाइम माँ चिंता करती थी कि स्कूल से बच्चे को अगवा तो नहीं कर लिया जाएगा। ये चिंता होती थी, डर रहता था। वो डर को खत्म करने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अच्छा, दिल्ली के चुनाव की बात चल रही है, तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है मौजूदा समय पे आतिशी जी, उनका आप क्या आकलन कर रहे हैं? क्या है अभी वो, उनका अस्तित्व क्या है उनका इस वक्त पार्टी में, दिल्ली की राजनीति में? आतिशी को मैं ये कहूँगा, आतिशी जी मुख्यमंत्री जरूर बनाई, लेकिन वो एक डमी मुख्यमंत्री के तौर पे दिल्ली के अंदर काम कर रही हैं। केजरीवाल अदरवाइज वो दिल्ली का मालिक कहने वाला केजरीवाल, वो किसी दूसरे को अपनी कुर्सी पे बिठाने का काम कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए, उसको पता है कि कुछ समय चुनाव के अंदर कुछ उसको एक महिला का चेहरा सामने रख के वोट बैंक करने का, बटोरने का काम केजरीवाल कर रहा है। उसको पता है कि मैं जेल से तिहाड़ से तुरंत आया हूँ, तो तुरंत आने के बाद अगर वो सीएम की कुर्सी पर फिर से बैठ जाता तो उसको पता है कि दिल्ली के लोग उसको किस तरह गरियाने का काम करते हैं। आज उसने महिला के रूप में अपने आप को पीछे पहुंचाने का काम किया और महिला को सामने दिखाने के लिए वोट बैंक का काम कर रहा है। और मुझे तो तरस आता है आतिशी मार्लेना जी पे भी कि वो इसके साथ में रह के दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा बनने का काम किया। वो भूल जाती हैं स्वाति मालीवाल जैसे लोगों को भी। उन्होंने एक महिला को, याद होगा स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी दिल्ली की, उन्होंने घर में घुसकर पीटने का काम किया, अपने गार्डों से, अपने बाउंसरों से केजरीवाल ने उनको पिटवाने का काम किया। तो किस तरह महिला सम्मान की बात करते हैं लोग, सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। महिलाओं के नाम पे भी झूठ की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ आतिशी को फ्रंट पे इसलिए रखा है क्योंकि महिलाओं का एक वोट बैंक मिल जाए। अच्छा, दिल्ली चुनाव के अलावा भी एक बड़ा मुद्दा है देश में जो अभी चल रहा है। अगर मैं इस बारे में बात ना करूं तो वो कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो इसलिए मेरी इच्छा हो रही है मैं आपसे पूछूं। ये प्रयाग का भी जो एक चल रहा है, अभी बीच में थोड़ी सी व्यवस्थाएं भी थोड़ी इधर उधर हो गई थी, तो लोगों को कुछ चोटें भी आई वहाँ पे, और कुछ वहाँ पे जो आंकड़ा है कि मौत भी हुई। तो उसमें क्या लगता है आपको कि ये प्रयाग के बारे में कुछ आपकी? भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा हिंदुत्व का सम्मान, हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा प्रायोरिटी पर रहा है। हम लोगों ने जब हिंदुत्व की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से खड़ी रहती है। आपने देखा होगा 500 साल की लड़ाई थी राम मंदिर को बनाने के लिए, कितने लोगों ने अपने प्राण की आहुति दे दी, कितने लोग कार सेवक को मार दिया गया, आपने देखा होगा। तब जाके आज राम मंदिर की शुरुआत हो चुकी है। और लेकिन आज राम मंदिर के अंदर ये लोग हमसे कहते हैं, विपक्ष हमसे हमेशा कहता है कि मंदिर हमें क्या करके देगा। आज आप देख रहे होंगे प्रयागराज के अंदर किस तरह पूरा विश्व प्रयागराज की ओर देख रहा है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रयागराज के अंदर सब लोग संगम के अंदर डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं, वहाँ नहाने का काम कर रहे हैं, वहाँ गंगा स्नान करने का काम किया जा रहा है। तो आप देखिए ना किस तरह से हिंदुत्व को मजबूत करने का काम किया गया। हमारे हिंदू समाज को एक वो हमें नीचे दिखाने का काम किया जाता था बाकी पार्टियों के अंदर, आपने देखा होगा। लेकिन केवल एक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जहां हिंदुओं के लिए हमेशा तन मन धन से सरकार खड़ी है, संगठन खड़े हुए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि डुबकी लगाने से कहीं पाप धुलते हैं क्या? अब सोचिए आप किस तरह की मानसिकता हो सकती है इनकी। ये कांग्रेस की, तो मैं ये कहूँगा ना तो इनके पास नेता है और ना नीति है। जिस तरीके से काम करते हैं, आप ये कह रहे हो कि उसमें पाप धुल चुके हैं। आप देखिए ना, जो हमारे हिंदू आस्था से ये खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। हम लोग कब से हिंदुत्व के सनातन की बात करते हैं, और ये आज ये कह रहे हैं कि पाप धुल चुके हैं। पाप क्या, इनके कांग्रेस की पार्टी में जाके कब पाप धुलते हैं क्या, समझ नहीं आती मुझे। ये एक तो इनकी विचारधारा आप समझिए, ये वो विचारधारा है जो कि मुस्लिमों के हमेशा साथ रहने का काम किया इन लोगों ने। पहले से आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ मुस्लिमों की बात आ गई, ये उनका साथ देने का काम करेंगे। हिंदुओं को हमेशा नीचा दिखाने का इन लोगों ने काम किया है। और केवल एक भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुओं की आस्था पे हमेशा साथ में खड़े होने का काम करती है। थोड़ी सी व्यवस्थाएं भी बिगड़ गई थी प्रयागराज में। देखो, व्यवस्थाएं आप समझिए, जब हम घर में एक अपनी शादी करते हैं तब शादी के अंदर फूफा नाराज हो जाता है, बुआ नाराज हो जाती है, कुछ ना कुछ झगड़े हो जाते हैं। वो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 1/4 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है। उस उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा, प्रयागराज के अंदर इतना बड़ा समागम दृश्य किया गया। आप देख रहे होंगे वीडियोज के माध्यम से कितने लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। आप समझ पा रहे हो वो व्यवस्था करना आसान है क्या? फिर भी सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है। मुझे दुख था इस बात पे कि जिस दिन ये एक हादसा हुआ था, उस दिन आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आंखों में आंसू थे। वो आप कल्पना नहीं कर सकते वो कितना पीड़ित थे उस दिन, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी एक उनके वहाँ जो OSD हैं श्रवण बघेल मेरे परम मित्र हैं, वो मुझे एक अपडेट देते हैं कि विनय जी वहाँ क्या माहौल रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इतनी स्क्रीन्स अपने उसमें लगा रखी हैं, एक जगह का वो चेक करते हैं कि कहाँ कुछ दिक्कत ना आ जाए। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज के ऊपर है।
मुख्यमंत्री जी का, तो वो कभी ऐसा इस तरह के दंगे होने देते, इस तरह की परेशानी होने देते, इस तरह का हादसा होने देते जो हादसा प्रयागराज के अंदर हुआ है। पर वो क्या है कि एक जब बड़ा हम कोई समागम करते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ छोटी मोटी त्रुटि आ जाती है, और ये लोग तो तैयार बैठे थे। बाकी विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात करूं, राहुल गांधी की बात करूं, अखिलेश की बात करूं, ये लोग तैयार बैठे थे। उल्लू होते हैं ना, नज़र लगा के बैठे रहते हैं कि कब कहाँ क्या दिक्कत आएगी, उल्लुओं की तरह बैठे हुए थे कि भैया वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि हादसा हो। ये चाह रहे थे हादसा हो इस तरह से, तभी तो चीज़ें हुई हैं। इनको सोचना चाहिए। जब खुद आप डुबकी लगाने का काम करते हो, अखिलेश यादव खुद डुबकी लगा के आए गंगा जी में जाके, त्रिवेणी घाट पे जाके, देखा होगा क्या विचारधारा है। अच्छा, दिल्ली चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में अभी से नहीं, पहले से, जब से केजरीवाल, बहुत समय से केजरीवाल जी जो है बोलते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाते, क्राइम कंट्रोल नहीं है। तो क्या भाजपा, अगर आप बता रहे हैं कि 8 तारीख को भाजपा की भी पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, तो वो बदलाव होगा, कुछ नज़ारा बदलेगा दिल्ली पुलिस के ये क्राइम के जो स्कोर्स हैं, इस पर कुछ आंकड़े? दिल्ली के अंदर जब जब अराजकता होती है, दंगे होने का काम करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का काम है कि केंद्र सरकार के मुंह को ताकना होता है। कुछ भी हुआ है तो मोदी जी हमें ये सुरक्षा नहीं दे रहे, कुछ भी करना है तो मोदी जी हमें ये नहीं दे रहे। अगर आपकी सरकार, पंजाब के अंदर सरकार है ना आपकी, पंजाब का रुख देख लीजिए किस तरह से दंगे हो रहे हैं। वहाँ खुलेआम सड़कों पर, रोडों पर लोगों को मार दिया जाता है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किस तरह पंजाब को आपने आग में ढकेलने का काम किया गया है। और आज आप दिल्ली की बात करते हो, दिल्ली के अंदर भी पुलिस आप ही के पास है, एलजी भी आपके पास है ना। एलजी के अलावा भी आप ये कहते हो कि मेरे पास पुलिस नहीं है। अगर पुलिस आपके पास नहीं होती, आपकी सुरक्षा कौन कर रहा होता? हर जगह आप बात कर रहे हो। आपको देखो, राजनीति के अंदर हमेशा से मैं कहता हूं कि नेता और नीति की नीयत साफ होनी चाहिए। इसकी नीयत साफ नहीं है दिल्ली को लेके। जब जब दंगे होने का काम करते हैं, ये हमेशा ऐसे समुदाय के साथ खड़े हो जाते हैं जो इनको सोचना चाहिए। बाकी समुदाय इनको नहीं दिखते हैं, तब इनकी दिल्ली पुलिस कहाँ चली जाती है, तब ये चिंता नहीं करते दिल्ली पुलिस की। और आज दिल्ली पुलिस हमेशा अपना काम करती है। ये आरोप लगाते हैं, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने का काम केजरीवाल का होता है कि दिल्ली पुलिस हमें दे दो। पंजाब की ऑलरेडी पूरी पुलिस आपके पास है। पंजाब के अंदर किस तरह से अराजकता फैलाई हुई है, किस तरह से दंगे होने का काम करती है, वो आपके आगे लाइव एग्जाम्पल है। वहाँ क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं पंजाब को? तो दिल्ली में अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो जनता उम्मीद कर सकती है कि बदलाव होगा, क्योंकि आपका एक स्लोगन है कि बदल के रहेंगे। 100% बदलाव होगा। दिल्ली अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार की सारी योजनाएं होंगी। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम केजरीवाल की कोई भी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। वो सुचारू रूप से चालू रहेंगी उनकी योजनाएं। और इसके अलावा भी केंद्र सरकार की जो जो योजनाएं वो भी ऐड ऑन करके दे दिया जाएगा। जैसे किसान सम्मान निधि है, क्योंकि किसान सम्मान निधि अगर दिल्ली के अंदर लागू नहीं है। आयुष्मान योजना है, जो कि मेडिकल की योजना होती है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर सकते हो। लेकिन मोदी जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर हम 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराएंगे। 2,000 रुपये वृद्ध लोगों को दे जाने का काम किया था, लेकिन 2,500 लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी दी है कि हम 2,500 रुपये हम वृद्ध लोगों को देने का काम करेंगे। अगर बेटी या बिटिया, कोई भी लड़की अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसको 51,000 रुपये देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये ऐसे ऐसे काम है जो शायद अब केजरीवाल सरकार नहीं कर रही है। उनके कामों को हम लोग बंद नहीं करेंगे और अपने काम उसमें ऐड ऑन करके काम करेंगे। और ये सिर्फ केजरीवाल के झूठ की वायदे नहीं है, ये मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं पे काम करते हैं। जैसे आप युवा चेहरा हैं और युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दिल्ली के युवाओं के लिए भाजपा क्या लेकर आएगी? दिल्ली के युवाओं के लिए देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा एक नए भारत की बात करते हैं, एक विकसित भारत की बात करते हैं। आपने देखा होगा 2014 के आने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद एक यंग एंटरप्रेन्योर लोगों का एक चीज़ें आप आगे बढ़ी हैं। यंग एंटरप्रेन्योर लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिखने को आपको काम किया है। आज के लोग युवा केवल नौकरी तक को रोजगार नहीं मानते। आज के युवा अगर बिजनेस कर रहे हैं, वो किसी भी माध्यम से बिजनेस हो सकता है, उसको रोजगार मानते हैं। तो एक सोच बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मुद्रा योजना के द्वारा, जो मुद्रा योजना है, लोन देने का काम केंद्र सरकार कर रही है। कोई भी व्यक्ति को अगर कोई अपने रोजगार के लिए अपना आयाम स्थापित करने के लिए, किसी को व्यापार अपना खड़ा करना है, तो 10 लाख रुपए तक का किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आईडी प्रूफ लिए लोन देने का काम कर रही है। केंद्र सरकार काम कर रही है। वो योजनाओं को हम लोग दिल्ली के अंदर लागू करेंगे। युवाओं को सशक्त बनाने का काम किया जाएगा। आज स्किल इंडिया के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग युवाओं को सशक्त किया जा रहा है। पहले स्किल इंडिया की कोई भी मंत्रालय नहीं था। मोदी जी ने अलग से एक स्किल इंडिया डेवलपमेंट का एक मंत्रालय बना दिया है, जिसकी जयंत चौधरी हमारे केंद्र के मंत्री हैं।
तो योजनाओं के अंदर ही काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी हर विभाग में काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, किसानों के लिए, SC ST मोर्चाओं के लिए, हर जगह पे हर एक व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। अच्छा विनय जी, भविष्य में विनय चौधरी जी किसी सरकार के, किसी केंद्र सरकार में या किसी राज्य की सरकार में मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और मैं खुद अपनी मैं व्यक्तिगत में बात करूं, मैं हमेशा से संगठन की राजनीति करना पसंद करता हूं, क्योंकि संगठन की राजनीति एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, अंत्योदय का। अंत्योदय का मतलब होता है कि समाज के सबसे नीचे स्तर के व्यक्ति तक हम मदद पहुंचाएं। जी। तो मेरा कोशिश है कि मैं आज मंत्री रहूं, सांसद रहूं, विधायक रहूं, या एक विनय चौधरी सिर्फ एक व्यक्ति रहे, मेरी आज भी कोशिश रहती है उस व्यक्ति को मदद वहाँ तक मिले। भविष्य में मैंने इस तरह का कोई सोचा नहीं हो, लेकिन हाँ, राजनीति के अंदर आप रहते हो तो आपकी कोशिश रहती है कि एक संवैधानिक पद पे आप पहुँचें किसी ना किसी माध्यम से, और संवैधानिक पद पे पहुँचते हो तो आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो राजनीति के अंदर है तो स्वाभाविक रूप से रहता है हर किसी का, अगर मैं आपको बड़ी बड़ी बातें करूँ और मैं बोलूँ कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है। स्वाभाविक मैं जेन्युइन आपसे बात करूँगा, मैं आपको वो बात करूंगा। देखो, राजनीति के अंदर हर किसी कोई व्यक्ति चाहता है कि समाज सेवा से व्यक्ति जुड़ता है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करे, लेकिन मदद करने का एक आयाम होना चाहिए, उसकी कलम में पावर होनी चाहिए। तो जब तक कलम में पावर नहीं होगी, लोगों की मदद कैसे कर पाएगा? तो मेरी भी मंशा वही है कि एक संवैधानिक पद पे हो, कभी ना कभी लोगों संगठन से लेके मुख्य राजनीति के अंदर आएँ और लोगों की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, समाज हित में एक अपनी अग्रणी के रूप में एक अच्छी भूमिका निभाएं। मेरा प्रयास ये है। अच्छा, अब एक अंतिम राउंड आपके साथ हम करेंगे कि मैं आपको रामायण के कुछ पात्र बताता हूं और आपको वो नाम कोट करने हैं कि जो उस पात्र पे शूट कर रहा है, और वो भारतीय राजनीति से इंस्पायर होना चाहिए। ओके। तो शुरू करते हैं। पहला ही नाम जो सर्वश्रेष्ठ नाम है कि आप भारतीय राजनीति में राम के रूप में किसको देखते हैं? हालांकि मुझे जवाब शायद मालूम होगा पहले से, आप कोई डाउट ही नहीं है इसमें। भगवान श्री राम का एक ही रूप मुझे दिखता है आज की राजनीति के अंदर, जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। और भारतीय राजनीति के लक्ष्मण जी हमारे माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी। हनुमान जी की मैं भूमिका में कहूँ तो सबसे सटीक जो मैं कहना चाहूँगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हनुमान जी की भूमिका में एकदम सटीक रूप से निभाते हैं। और आप देख रहे होंगे, साक्षात उदाहरण है उत्तर प्रदेश के अंदर कि किस तरीके की उत्तर प्रदेश का एक लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का काम किया है, संभालने का काम किया, जो बजरंगबली का काम होता है, सुरक्षा देना, सहायता करना, वो सारे काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अच्छा, भरत और शत्रुघ्न जी और बता दीजिए। भरत शत्रुघ्न जी के रूप में मैं देखना चाहूँगा हमारे सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ जी, और शत्रुघ्न जी के रूप में अगर मैं देखना चाहूँगा कि जो कोई छोटे भाई भी हैं इन सबके, तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी को मैं इस रोल में देखना चाहूँगा। अच्छा, कुछ ऐसी अगर नेगेटिव कैरेक्टर्स में चले जाएं, हम रामायण के नेगेटिव कैरेक्टर्स में जाएं, तो रावण कौन है? रावण हमेशा से कांग्रेस रही है हमारे लिए, और कांग्रेस के अंदर भी अगर रावण की बात करें तो आज के रावण आप जानते होंगे, जो कि दिखने में भी रावण होते हैं और बोलने में भी रावण है, और उनकी आज की डेट में आप उनके व्यक्तित्व सुनते होंगे, उनके भाषण सुनते होंगे, तो हमेशा रावण रूपी ही उन्होंने भाषण देने का काम किया है। वो सिर्फ और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो कि आप देख रहे होंगे अभी उन्होंने एक भाषण दिया था, और उस भाषण की शुरुआत उन्होंने प्रयागराज से की कि गंगा जी में डुबकी लगाने से क्या पाप धुल जाएंगे। उनको शर्म नहीं आई। अगर हिंदू होने के नाते एक आप दक्षिण के हिंदू हैं, उसके बावजूद भी आप इस तरह की बात कर रहे हो कि उसमें पाप धुल जाएंगे। आपको सोचना चाहिए कि आप हमारे जो गंगा यमुना सरस्वती, जिसके अंदर लोग अपने पाप धोने का छोड़ो, वहाँ आप जन्म मुक्ति लेने का काम किया जाता है, और वहाँ जाके आप इस तरह का उनके ऊपर कोट करने का काम कर रहे हैं, कटाक्ष करने का काम कर रहे हैं। और मैं दिल्ली के अंदर बात करूंगा, मैं पूरा सेंटेंस कर रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर अगर मैं रावण से तुलना करूंगा तो केजरीवाल हैं, जो कि आप देख रहे होंगे उस रावण ने सीता जी का हरण किया था, और ये रावण ने स्वाति मालिवाल जी को घर में घुस के पीटने का काम किया था, याद होगा। अच्छा, शूर्पणखा जी का जिक्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक मेन कैरेक्टर आती हैं, तो शूर्पणखा जी का अगर आप जिक्र करना चाहोगे तो आप अपना रुख बंगाल की तरफ कर दीजिए। बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी शूर्पणखा से कम नहीं लगती हैं, और उनके काम भी शूर्पणखा वाले हैं। आपने तो पूरा इंडिया गठबंधन एक तरफ कर दिया कि विपक्ष उधर हो गया। बिल्कुल होना ही था, ये तो निश्चित है, ये तो पूरे देश ने एक कर रखा है।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के राष्ट्र पे आगे चल रहा है, और ये सारा विपक्ष एक तरफ है, ये तो सब लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं। एक नेता को रोकने के लिए सारे झूठे और मक्कार नेता ये सब एक होने का काम किया इन लोगों ने। अच्छा, दिल्ली पे हमने बात की, दिल्ली के चुनाव के ऊपर हमने बात की, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक आपसे एक संदेश जाना चाहेंगे कि पब्लिक आपको देखेगी, जनता आपको देखेगी, तो जनता को, अगर दिल्ली की जनता से आप कोई अपील, कोई निवेदन, कोई संदेश उनको देना चाहें जो चुनाव से जुड़ा हुआ हो या जागरूकता से जुड़ा हुआ, तो क्या होगा? विनय चौधरी जी एक युवा चेहरे हैं और लाखों लोग आपको इंस्टाग्राम पे और बहुत सारी सोशल साइट्स पे फॉलो करते हैं, और आपको कहीं ना कहीं आपके बताए हुए चीज़ों पे लोग चलते भी हैं, तो क्या आपका संदेश है? दिल्ली के अंदर चुनाव नज़दीक है और दिल्ली के लोगों को बस मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, सावधान सावधान सावधान। दिल्ली के लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, अगर दिल्ली के अंदर बदलाव चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनने का काम कीजिए। अराजकता फैलाना चाहते हो तो केजरीवाल को चुनने का काम कीजिए। बांग्लादेशियों को बसाना चाहते हो तो केजरीवाल को वोट देने का काम कीजिए। रोहिंग्या को बसाना चाहते हो तो केजरीवाल को वोट देने का काम कीजिए। भ्रष्ट सरकार चाहते हो तो केजरीवाल को वोट देने का काम कीजिए। अगर झूठ की राजनीति फैलाना चाहते हो तो केजरीवाल को वोट दीजिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की चाहते हो, अगर सम्मान की राजनीति चाहते हो, अलगाववाद से, अराजकता से, दंगों से मुक्ति चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम कीजिए। मोहल्ला क्लिनिक के नाम से झूठ बोलने का काम करना चाहते हो तो केजरीवाल को वोट देने का काम कीजिए। और एक सशक्त, एक सम्मानजनक, एक आप किसान निधि के तौर पे अगर मदद दिलाना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम कीजिए। दंगा मुक्त दिल्ली चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम कीजिए। और अगर आपको याद होगा दिल्ली के दंगों को, उनको याद कर लेना, अंकित शर्मा के ऊपर किस तरह से हमले किए गए थे, 400 बार लगातार चाकुओं से गोदने का काम किया गया था। अगर उस तरह की दिल्ली चाहते हो तो केजरीवाल को वोट देने का काम कीजिए। और एक स्वच्छ समाज चाहते हो, आपका एक मॉडल उत्तर प्रदेश है, देख लेना किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का काम किया है। तो इस तरह की सरकार चाहते हो, डबल इंजन की सरकार चाहते हो तो मोदी जी को वोट देने का काम कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम कीजिए। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं समस्त दिल्ली वासियों को निवेदन करूंगा कि इस तरह की सरकार चुनिए जो कि एक विकसित भारत की में एक अहम रोल ये दिल्ली प्रदेश निभाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो टिप्पणियां हैं, जो आपकी बातें हैं, वो लोगों तक जाएंगी, लोगों को कनेक्ट करेंगी। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, अग्रिम बधाई देता हूं। और जैसा कि मैंने पहले भी देखा है, महाराष्ट्र चुनाव में आप प्रभारी रहे और महाराष्ट्र में भाजपा जीती और बहुमत से जीती। और मैं बधाई इसलिए देता हूं कि आपकी ये जो लीग है चली आए, आगे भी बढ़े और दिल्ली में भी आप ज़रूर जीत कर आए। और बहुत मज़ा आया आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाखों युवाओं की धड़कन, लाखों युवाओं के रोल मॉडल विनय चौधरी जी। और ऐसी ही बहुत सारी शख्सियत से आपको मिलाते रहेंगे और राष्ट्र की बात में आप लगातार बने रहिए। तो मैं मोहित नारायण लेता हूं आपसे अलविदा और मिलेंगे अगले एपिसोड में।